आइए बेटा अब इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं हम। जब भी हम टेबुलर प्रेजेंटेशन से डायग्राम वाले पार्ट पर आते हैं तो प्रेजेंटेशन का नाम हो जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। स्टेट्स में बहुत अच्छे से सिखाया बेटा मैंने आपको, एक पूरा प्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़ा है हमने वहाँ पर कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किसे है। अब इन वैल्यूज को प्लॉट करना है। दो एक्सिस बनाइए बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को नेगेटिव में भी लेकर गया हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। तो ये हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। स्केल मैंने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 यानी कि 4 का स्केल लिया है। और एक्स एक्सिस पर लिखे हैं यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी, वाई एक्सिस पर मैं प्लॉट करूंगा टी यू और एम यू को। क्लियर बच्चों? अब शुरुआत करते हैं, यानी कि पहले कंसेप्ट किसका सिखाया है, एम यू का। तो एम यू की शुरुआत करते हैं पहले। फर्स्ट पर है 10, ये रही फर्स्ट यूनिट। 8 अगर यहाँ पर है तो 10 इस जगह पर आएगा कहीं। ये पहला पॉइंट। सेकंड पर 8, सेकंड पर 8। थर्ड पर 6, थर्ड पर 6। फोर पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0, 7 पर -2। अब -2 नीचे की तरफ आ रहा है ना, यूनिट्स ऑफ एक्स को थोड़ा और नीचे निकलेगा। 7 पर ये -2 और 8 पर -2। अब क्या करना है, स्केल की मदद से इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है आपस में। और लार्जिंग कर दे इस लाइन में। ठीक, ये किसका फिगर बना बेटा, एम यू का। अब किसके ऊपर आए हम, टी यू को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पर टी यू की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि कर्व यहीं से स्टार्ट होगा। सेकंड पर 18, सेकंड पर 18 इस जगह पर आएगा। थर्ड पर 24, थर्ड तो यहाँ पर आएगा ये 24। 4 पर 28, ये रहा 28। 5 पर 30, 30 इस जगह पर। और जहाँ पर ये 0 हो रहा था ना बेटा, तो आप कोशिश करें कि ये जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि 0 इंडिकेट कर रहा है, तो ये 0 पॉइंट इस 30 से मीट ऑन करना चाहिए, ये वाला पॉइंट। 7 पर 28 यानी कि वापस से डिक्लाइन करने लगे। और 8 पर 24, ये 8 पर हो गया वापस से 24। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये दोनों पॉइंट्स 30 के थे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर। तो ये और इस तरह से ये बन गया टी यू। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम चाहें तो हमारे रिलेशनशिप को मेंशन कर सकते हैं। कैसे? पहला पार्ट क्या था बेटा, पहला पार्ट था इस विंग को लेकर,
कि m अगर डिक्रीज करता है तो t कैसा हो रहा है, इंक्रीज। तो कहाँ दिख रहा है डायग्राम में m डिक्रीज होता होगा, इस सेगमेंट में दिख रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, mu is falling पॉजिटिवली, है ना, मैंने इन शॉर्ट लिखा है mu is falling पॉजिटिवली। तो t क्या कर रहा है, इंक्रीज। कैसे दिख रहा है आपको t इंक्रीज होता हुआ, ऐसे tu is increasing, यहां तक इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकंड mu 0 tu मैक्सिमम, तो 0 कहां पर है, इस जगह पर। तो आप यहां पर एक बड़ा सा डॉट बनाकर इस जगह पर लिखेंगे mu इक्वल्स टू 0। और आपको याद हो मैंने इस पॉइंट को और क्या कहा था, टोटल या फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट, यानी कि इसे भी जहां पर mu 0 होता है उसे क्या कहते हैं हम, टोटल या फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट। तो आपको एक स्केल लेना पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं हम मैच, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप क्या लिखते हैं कि जब m 0 होता है तो t कैसा होता है, मैक्सिमम। तो m 0 तो बता दिया, तो मैच करेंगे इसको और यहाँ लिखेंगे tu is maximum and constant, ठीक है। अब थर्ड वाले पार्ट पर आता है। थर्ड पार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे बेटा, mu नेगेटिव। इस जगह पर डायग्राम में दिख रहा है mu नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mu इक्वल्स टू नेगेटिव। फॉलिंग, tu कहाँ पर फॉल करता हुआ दिख रहा है, इस जगह पर फॉल करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा tu is falling। क्लियर। तो ये था बेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम में भी हमने हर चीज को मेंशन कर दिया है ना, आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं होगी, तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने आपको सिखाया है आप उसी तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उन दोनों कर्व्स करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम इसमें बात करेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए एक्सेप्शंस की, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस मतलब कहाँ पर, किन स्थितियों में, किन सिचुएशंस में ये लॉ फेल हो जाता है, अप्लाई नहीं होता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस को लेकर। एक्सेप्शन को हिंदी में कहा जाता है बेटा अपवाद। यानी कि एक्सेप्शंस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बात, प्रिंसिपल या लॉ अप्लाई नहीं होता। अब क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा है LODMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है, वायलेट हो जाता है या अप्लाई नहीं होता। मतलब हम कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़ेंगे जहाँ पर सेम कमोडिटी की अगर यूनिट्स बढ़ती जाती हैं तो सेटिस्फैक्शन कम होने की बजाय और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि लॉ तो हमें क्या सिखाता है बेटा, लॉ हमें सिखाता है कि जैसे जैसे सेम कमोडिटी की यूनिट्स बढ़े तो जो सेटिस्फैक्शन है, जो एडिशनल बेनिफिट है, वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम। ये लॉ का प्रिंसिपल है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा या जहां पर ऐसा नहीं होगा वो चीज़ें क्या बन जाएंगी, एक्सेप्शंस बन जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे बेटा 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर नोट इट डाउन कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। जैसे पहला पॉइंट आ रहा है हॉबीज। हॉबीज का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज़ें हमें परफॉर्म करने में अच्छा लगता है ना, जो हमारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, जो हमें रिलैक्स करती हैं, जो हमें वर्क के जो बर्डन हो जाता है, जो फैटिग, थकान हो जाता है या एक्सर्शन हो जाता है, तो उससे हमें कुछ टाइम के लिए जो चीज़ें रिलैक्स करने में मदद करती हैं वो होती हॉबीज़।
हॉबीज यानी कि वो चीज़ें जिसका हमें शौक होता है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो शौक हम कह सकते हैं। तो कुछ लोगों को बच्चों को शौक रहता है स्टैम्प्स के कलेक्शन का, है ना, किसी को गार्डनिंग करने का शौक रहता है, किसी को जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, जो पुराने सिक्के होते हैं, उनका कलेक्शन का शौक रहता है। तो इन पर्सन के कंसर्न में जब जब उन्हें कोई नया स्टैम्प मिलेगा या नया कॉइन मिलेगा, या हो सकता है कोई एंटीक का कलेक्शन करता हो, तो जब जब उन्हें कोई पुरानी चीज़ मिलती जाएगी तो उनका क्या बेनिफिट कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनकी हॉबी है। और जैसे ही कोई पर्सन उन्हें कोई एंटीक चीज़ अवेलेबल करवाएगा या नया स्टैम्प देगा या नया कॉइन अवेलेबल करवाएगा, तो उनका बेनिफिट कम होने की बजाय और ज़्यादा क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हॉबीज के कंसर्न में LODMU डज नॉट अप्लाइज। सेकेंड बात आ रही है बेटा ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो लिक्कर का इस्तेमाल करता है ना, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है। तो जब हम लिक्कर या नशीले पदार्थ या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बिहेवियर जो यानी कि हमारा बर्ताव है वो रैशनल नहीं रह जाता है, हमारा बिहेवियर बन जाता है बेटा इरैशनल, है ना। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कहा जाता है ड्रंकर्ड। तो ड्रंकर्ड्स कभी भी रैशनल बिहेवियर नहीं करते हैं, यानी कि अगर उन्हें कोई चीज़ खाना खाने के लिए बिठाया जाए देन दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू डिसाइड एट विच स्टेज दे हैव टू स्टॉप, यानी कि वो इस बात को तय नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर उन्हें रुक जाना होगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि वो अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वेयर टू स्टॉप, वेयर टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, देन वी कैन से दैट डेफिनेटली दिस लॉ फेल्स इन द केस ऑफ ड्रंकर्ड्स। तीसरा आता है माइजर्स, कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति क्या होता है? जो धन का संचय करता है, मतलब जो ये टेंडेंसी रखता है कि मेरा तो मेरा है ही सही, दूसरे का भी मेरा हो जाए, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को, जो खर्चा कुछ भी नहीं करता है और ज़्यादा पैसे 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 कलेक्ट करने के बारे में सोचता रहता है। तो जैसे ही उसके पास और नया पैसा आएगा, कहीं से इनकम का नया सोर्स जनरेट होगा, उसका जो बेनिफिट है वो कम नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि माइजर्स के कंसर्न में भी LODMU डज नॉट अप्लाइज। एक और पॉइंट आ रहा है बेटा गुड म्यूजिक एंड पोएट्री, यानी कि अच्छा संगीत और अच्छी कविताएं हमारे मूड को रिलैक्स करती हैं या हमें बार बार सुनने या पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है ना। जब भी कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं तो एक अच्छे म्यूज़िक को सुनकर हमारा मूड चेंज हो जाता है, या अगर हमें किताबें पढ़ने का शौक़ है तो हम अच्छी कविताएं अगर पढ़ते हैं तब भी हमारा मूड बदल जाता है। तो ये चीज़ें जो हमारे मूड को रिलैक्स कर रही हैं, हमें एंटरटेन कर रही हैं, तो ये कैसे हमारे सेटिस्फेक्शन को कम कर सकती है? बल्कि इन्होंने तो हमारे मूड को बदल कर और हमारे सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट गुड म्यूजिक एंड पोएट्री वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट रीडिंग का आ रहा है, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पर जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है, जिसकी ज़रूरत आपको CA फाउंडेशन में डेफिनेटली पड़ेगी। वो पॉइंट है इनिशियल स्टेज ऑफ कंजप्शन, यानी कि जैसे ही हम किसी गुड को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एज वी इनटेक द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, it is not possible that from the very first unit the law begins to apply, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत की यूनिट पर ही आपका सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाए। जैसे आपको याद हो मैंने एक बात कही थी कि हम जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि खाना खाने बैठे हैं, पहला निवाला मुंह में डाला और हम कहें कि बस पेट भर गया, भगवान तो भावना के ही भूखे हो गए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जब हम 1, 2 या 3 यूनिट्स का इंटेक कर लेते हैं या 3 चपाती खा लेते हैं या थोड़ा बहुत पेट भर जाता है, तब जाकर हमें लगता है कि नहीं अब कुछ पेट में गया है, अब क्या होगा, धीरे धीरे अब मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझाई जाती है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ कंजप्शन। यानी कि लॉ डेफिनेटली अप्लाई होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट यूनिट से ही अप्लाई होने लग जाए, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ कंजप्शन में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बुक में भी ये लिखे हुए हैं। बस ये एक लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है, तो आप भी अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन करिएगा। तो ये था टॉपिक एक्सेप्शंस। अब हम बात करेंगे बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसे कैसे अचीव किया जाता है, उसके कितने केसेस होते हैं। आइए वन बाय वन डिस्कशन करें।